यस बेटा, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ओके, लास्ट हमने डिस्कस किया था वेसपर थ्योरी, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है। वेसपर थ्योरी जो हुई, वेस्पर थ्योरी ने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझाया। जिस तरीके से हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, Ab3 है, Ab4 है, Ab5, यहाँ पर जैसे समझाया कि आपका लीनियर बनेगा मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीनियर टाइप से बनेगा। इसमें क्या बता दिया, ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, है ना, कि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बना है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया अच्छे से। या आप कह सकते हो कि इसके बारे में बताया, ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, ठीक है, एंड शेप के बारे में बताया, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हमने एक्सप्लेन किया था। इसमें बताया था कि ये टेट्राहेड्रल बनाता है, ठीक है, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाता है। लेकिन अब ये भी आपका फेल हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग में ये फेल हुआ। टाइप ऑफ जो बॉन्डिंग बताई, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बना, मान लीजिए जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जैसे इसके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बना, इसी बात को एक्सप्लेन करने में फेल। या अगर हम बात करें CH4 की जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है जो आपने कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से आपको समझाया था, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो, ठीक है ना, समझ गए। या आप ये कह सकते हैं दूसरा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट एक्सप्लेन बाय वेसपर थ्योरी। जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है वेसपर थ्योरी में, वो अच्छे से वो बताई ही नहीं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छे से समझना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बड़े प्यार से आप VBT कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो अभी जो थ्योरी आई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके बाद दूसरा आएगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था। तो ये जो दोनों है वो आपकी क्वांटम मॉडल से निकल कर आई है, क्लासिकल थ्योरी नहीं, मॉडर्न थ्योरी है आपकी, समझ गए हो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जिसमें हमने ऑर्बिटल के बारे में बात की, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात की थी कि P टाइप का एक P ऑर्बिटल होता है, एक S ऑर्बिटल होता है, एक D ऑर्बिटल होता है, वो बात की थी, उसकी बातें इसमें हम करने वाले हैं। सभी को पता है ना, S ऑर्बिटल बताया था ऐसे सर्कुलर शेप, P ऑर्बिटल ऐसे डबल शेप, और D ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप, इस टाइप से आपको समझाया था। ये बताया था S ऑर्बिटल जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, ml की वैल्यू 1 रहती है, P की आपकी 3 होती है, D की आपकी 5 होती है, 1 2 3 4 5,
ये बातें आपको समझाई गई थी। तो ये इसके ऊपर वर्क करने वाली थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बोथ दोनों इसी पर काम करती है। समझते हैं हम ये क्या। इन्होंने ये बताया, एक हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेते हुए एक बात समझिए। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये H और ये H, तो आप एक बात मानोगे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई भी होता होगा। न्यूक्लियाई ऑफ, मान लो ये एटम A वाला है हाइड्रोजन, ये B वाला, न्यूक्लियाई ऑफ A। मैं कहूँगा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी। तो आप मान लीजिए आपने लिखा अट्रैक्टिव फोर्स, आपने बताया कि सर अट्रैक्टिव फोर्स किस किस का है बे, ए एटम का न्यूक्लियस और ए एटम का इलेक्ट्रॉन एंड बी एटम का न्यूक्लियस और बी एटम का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। जो एटम उसी का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। दूसरा रिपल्सिव फोर्स, जो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा वो बताए। आप कहोगे न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, दोनों न्यूक्लियस में रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होगा दोनों के अंदर। ए का इलेक्ट्रॉन में और बी के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। जैसे अट्रैक्शन बताया, ऐसे ही यहां पर क्या बताया, रिपल्सिव फोर्स भी बताया। समझ आ रही है आप लोगों को बात? कोई डाउट? इस तरीके से बताया। मान लीजिए ए एटम का न्यूक्लियाई ये और उसका इलेक्ट्रॉन ये, ए एटम का इलेक्ट्रॉन आपका ये, और बी एटम का न्यूक्लियाई आपका ये है। ये न्यूक्लियाई ऑफ ए है, ये न्यूक्लियाई ऑफ बी है और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है। ऐसे समझाया। इन दोनों का आपस में है अट्रैक्शन और इन दोनों का आपस में है अट्रैक्शन। अब आप लोग क्या समझे कि जो न्यू अट्रैक्शन जो इसके बीच में आया है, ये यहां पर जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स जो आया है, इससे आपकी बॉन्डिंग। भाई यहां पर ये अट्रैक्शन था और ये भी क्या है आपका अट्रैक्शन। पहले अट्रैक्शन ये दिखाई, समझ में आया, और ये वाला जो दिखाई दिया आप लोगों को इधर, ये रिपल्सन है। बताओ है कि नहीं? यानी मैं अट्रैक्शन को शो करता हूं, ये वाला अट्रैक्शन इसके साथ और रिपल्सन इसके साथ और इसके साथ। यानी आप कह सकते हो EB का EA के साथ और A का न्यूक्लियस ऑफ A का न्यूक्लियस ऑफ B के साथ, ये आपका रिपल्सन दिखाई दिया। ये आपका क्या दिखाई दिया? रिपल्सन दिखाई दिया। और आपका न्यूक्लियस ऑफ A का इलेक्ट्रॉन ऑफ B के साथ और न्यूक्लियस ऑफ B का इलेक्ट्रॉन ऑफ A के साथ आपको अट्रैक्शन दिखाई। यहां पर आपको क्या दिखाई दिया है? अट्रैक्शन दिखाई दिया। समझ में आया? अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट ओवर हो जाता है इसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। क्या बताया? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्स। क्यों हुआ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट रिपल्सिव फोर्स के ऊपर? एक चीज देखी गई, जब दो हाइड्रोजन के एटम को पास में लाया गया, इन दो हाइड्रोजन के एटम को आपस में अप्रोच किया गया, तो एक चीज देखी गई, आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम, यहां पर ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये एग्जिस्ट किया। ये हाइड्रोजन का एटम की बजाय मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किया। और जब आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन या हाइड्रोजन ओवरलैप, व्हेन हाइड्रोजन ऑर्बिटल ओवरलैप
विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ में इन्होंने ओवरलैप किया, देन एनर्जी इज लिबरेटेड। जब ऐसा हुआ, यहां पर क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई। अगर आप अच्छे से जानते हो, अगर एनर्जी नेगेटिव है तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नेगेटिव एनर्जी क्या दिखाती है? मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी दिखाती है। जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या चीज दिखाएगी? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी दिखाएगी। जब भी एनर्जी रिलीज होती है कोई कंपाउंड की, लो एनर्जी जो होती है वो आपको किस चीज को शो करती है? स्टेबिलिटी। मतलब ये एग्जिस्टेंस, इस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, ये बात समझाएगी। पहले जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी थी वो ज्यादा थी, जब ये मॉलिक्यूल बना तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो हम कहेंगे ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये स्टेबल है? ये मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन एटम। जो आपका H2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में। समझ में आया? क्योंकि जब यहां ओवरलैपिंग हुई तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ बातें जो है समझाती है। सबसे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया हुआ है। हम एनसीईआरटी में चलते हैं, देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एनसीईआरटी के अंदर। इसकी थ्योरी वगैरह सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, क्या समझाया? एज वी नो दैट लैवियस अप्रोच हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमने लैवियस वाली बात पढ़ी थी, उन्होंने स्ट्रक्चर को राइट करने में सही समझा दिया। हमें अच्छे से स्ट्रक्चर राइट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। हम उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझा दिया, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको अच्छे से बता दिया उन्होंने, लेकिन वो आपके बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो यहां पर यहां लिखा हुआ है, इट फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट आल्सो डज नॉट गिव रीजन फॉर डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उन्होंने जैसे मान लीजिए वहां पर उन्होंने जैसे मान लो H2 बनाया और एक F2 बनाया, यहां पर H2 के और F2 के मॉलिक्यूल के बॉन्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया। मतलब इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होती है 435.8 किलो जूल पर मोल, और इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होती है 155 किलो जूल। बॉन्ड सेम बता दिए उन्होंने कि कोवलेंट बॉन्ड है, एनर्जी इन दोनों को ब्रेक करने में अलग अलग रिलीज हो रही है, तो कहाँ की स्टेबिलिटी बताई? बात समझ में आ गई? इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। अब बात करते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है क्या बताया? हिटलर एंड लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था इन 1927 के अंदर, एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर। हिटलर और लंदन ने दोनों ने ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब द नॉलेज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा कि अभी मैंने समझाया, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल की नॉलेज रखते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको। द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब यहां पर जिक्र हुआ है एक हाइब्रिडाइजेशन शब्द का, वो भी हम समझाएंगे। यहां पर इन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइजेशन, और ये वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मैथमेटिकल वे से इन्होंने समझाया कि एनर्जी कम कितनी हो जाती है, क्यों हो जाती है, किस तरीके से, मैथमेटिकल वे में। और हम पढ़ रहे हैं इसका थ्योरेटिकल वे। समझ आया? मैथमेटिकल वे हायर क्लासेस के अंदर है, ठीक है। ए रिगरस ट्रीटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। यहां पर अब इन्होंने बताया, इस बुक से ऊपर की बात है, आपको बस ये बात याद रखनी, इनका बेस क्या था? इनका बेस था एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बेस्ड है? एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पर बेस्ड है। कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम ए एंड बी। उन्होंने अभी जैसे मैंने समझाया था, दो एटम लिए,
ए एंड बी हाइड्रोजन एटम लिए थे, ठीक है, यहां पर लेकर दिखाया भी गया होगा। अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na and Nb and electron present in them represented by A and Eb. When two atoms are at large distance from each other, जब दूर थे, there is no interaction between them, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी को भी। As these two atoms approach each other, new attractive and repulsive force began. Attractive force किस में होगा? Nucleus of A, electron of A, nucleus of B, electron of B, and nucleus of A, electron of B, and nucleus of B, electron of A. देखो ऐसे ही रिपल्सिव बताया, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी। ये मैंने आपको बताया था अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इधर अट्रैक्टिव फोर्स है। ओल्ड फोर्स जो पुराना फोर्स था वो तो ये, पहले तो हाइड्रोजन का एटम ये था, ये हाइड्रोजन का एटम था। अब जब नया मॉलिक्यूल बना, इसने इसके साथ अप्रोच किया, इसने इसके साथ अप्रोच किया, तो नया फोर्स जनरेट हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो नया वाला है ना, ये आपका न्यू वाला बना है। कौन सा बना है? न्यू। आप एक बात देखो, टोटल अट्रैक्टिव चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 तरह का अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। और टोटल रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो 1 और 1 दो ही रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी डोमिनेट हो रहा है। तो यहां पर बताया एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स। एज ए रिजल्ट टू एटम अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है उसकी? डिक्रीज। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एक स्टेज आएगी जहां पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस फोर्स ऑफ रिपल्सन, टोटली अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है रिपल्सन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। एट दिस स्टेज टू हाइड्रोजन एटम आर सेड टू बी बॉन्डेड। इस स्टेज पर हाइड्रोजन के एटम जो हम बन जाएंगे, जैसे कि यहां पर दिखाया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन का एटम था। जब एक हाइड्रोजन के एटम के पास दूसरा हाइड्रोजन का एटम लाए गए तो एनर्जी देखो यहां से ये नीचे लो हो गई, यहां आ गई एनर्जी। कितनी एनर्जी बन गई है? 435.8। जीरो से नीचे है तो ये माइनस में होगी ना, बात समझ में आ रही है? एनर्जी रिलीज हुई। जैसे जैसे हाइड्रोजन के बॉन्ड को दूर लेके जा रहे हैं, देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर ज्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग दिखा रखी है, ये यहां पर ओवरलैपिंग है ये। अब ये हाइड्रोजन दूर हो गया तो देखो एनर्जी बढ़ गई ना, समझ में आया? तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो लो है, तो यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है। और यहां पर जो है अनस्टेबल है। क्या है यहां पर बेटा? अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई? तो यही बात समझाना चाह रहा हूं। सिंस एनर्जी गेट्स रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एंड मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। कहता है हाइड्रोजन एटम से ज्यादा स्टेबल कौन है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी एनर्जी लो। यहां हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहां हाइड्रोजन के एटम है। द एनर्जी रिलीज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर बताया द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं बेटे, which is corresponding to minimum to conversely 435 kilojule energy is required to dissociate one molecule। कहता है कि इसको तोड़ने के लिए तो यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। कितनी एनर्जी चाहिएगी इसको? 435.8 किलोजूल एनर्जी चाहिएगी। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, ये तो आपने हाइड्रोजन के एटम को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब आता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपकी किस तरीके से बताई गई है? जैसे कि मान लीजिए आपको s ऑर्बिटल के अंदर हमने ओवरलैप करवाना है अपने p ऑर्बिटल को। s ऑर्बिटल में हमने ओवरलैप करवाना है p ऑर्बिटल को। ये अपना s ऑर्बिटल, समझ में आया? कोई s का ऑर्बिटल है और इसके अंदर हमने, ये हमारा p का ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस, इसको ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रहेगा आपका। बात समझ में आया? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये? 2। तो इसको ओवरलैप कराने के बाद कितने
ऑर्बिटल बनेंगे 2। बात समझ में आया? देखो एक तो ये बना, यहां पर प्लस माइनस, और एक और बनेगा आपका ऐसा ही प्लस माइनस का, और उसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। एक तो बना ये ऐसे, और एक बना ये इस तरीके से। समझ में आया? ऐसे यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस। बताओ ये sp की ओवरलैपिंग समझ में आई क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था, अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अगर आपके पास कितने हैं 2, तो उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा? वेरी गुड, मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2। तो ये आपका s और p को मिलाया, तो ये sp को मिलाने के बाद ओवरऑल ये बना। इसमें 2 है, ये याद रखना मेरी बात। बताओ आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? s और p को इसमें मिक्स किया हुआ है, ये बात याद रखना। बात समझ में आया? और जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोला गया, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जिसको कहा गया, उसी कंसेप्ट को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिड का मतलब वैसे भी जानते हो, कोई नई चीज तैयार करना होता है। इन्हीं 2 पुरानी चीजों को लिया, एस और पी को लिया, तो इन 2 पुरानी चीजों को आपस में मिक्स किया, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया। और इस नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को जिससे हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा। बात समझ में आया? समझ में आया? हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस फिनोमिना से पढ़ा गया उसको क्या कहा गया? हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, hybridization is defined as intermixing of set of atomic orbitals of slightly different energy। 2 अलग अलग ऑर्बिटल को हमने क्या करना है? मिक्स करना है। thereby forming a new set of orbital, इसकी वजह से वहां पर नया ऑर्बिटल बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। अभी समझाया था, इन्हीं 2 ऑर्बिटल को मिक्स करने से नया ऑर्बिटल बनता है, उसी को हम कहते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? is the concept of mixing of atomic orbital into new hybrid orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है विद डिफरेंट एनर्जी एंड शेप देन द कंपाउंड कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, तभी एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है। सुटेबल फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए केमिकल बॉन्ड, जो कि केमिकल बॉन्ड के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आगे हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन हमारी हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? हाइब्रिडाइजेशन अलाउ मॉलिक्यूल टू फॉर्म बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड के बारे में बताया गया है, जिसमें बाय मिनिमम द एनर्जी बाय हैविंग शेप विद इक्वल अलॉटमेंट ऑफ एनर्जी। जो भी आपके ऑर्बिटल मिक्स कर रहे थे उनकी एनर्जी नियर बाय इक्वल होनी चाहिए। थ्रू दिस बॉन्डिंग इट आल्सो रिलीज एनर्जी, जब वहां पर बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अभी जब आपको sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग बताई थी तो एनर्जी क्या होगी? वहां पे रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या है? पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड ओरिएंटेशन, नियर बाय सेम एनर्जी का होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, बताया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने वाले हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल डिसाइड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है वही शेप को डिसाइड करती है। जैसे आप लोगों को पता चल गया sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लोगों को पता चल गया कैसी शेप बनाएगा? लीनियर।
आप लोगों को पता चल गया sp3 है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा बनाएगा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई? ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल विल रिमेन सेम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर सेम रहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तब। ठीक है, अब देखते हैं। देखो आपको बताया था ये टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। sp, देखो इसमें एक s और एक p की मिक्सिंग है, एक s और 2 p की मिक्सिंग है, एक s और 3 p की मिक्सिंग हो रखी है, तभी तो sp3 बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक s 3 p और एक d की मिक्सिंग होगी, sp3d2, इसी तरीके से sp3d3। तो इसको हम अभी समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसी बनेगी बेटा? sp, s ये s की शेप, ये p की शेप, और मैंने बताया था इस तरीके से बनेगा 180 डिग्री। sp में आपको पता है 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था, देखो इस तरीके की शेप बनेगी, एक नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये प्लस वाली, ये sp। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा। s और p में 50% s की हिस्सेदारी, 50% किसकी? p की, इसलिए s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर भी 50%। एग्जाम्पल किसका लिया है यहाँ पर? बेरिलियम का लिया है। किसका एग्जाम्पल लिया है? बेरिलियम का लिया है। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 1s है आपका, ये 2s है। जब आप मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करोगे तो फर्स्ट सेल में तो फर्स्ट के मिक्स होंगे, सेकंड में सेकंड के ना, तो इन दोनों के मिक्स होंगे, इन दोनों के, ये 2s और 2p के आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये बना, एक ऑर्बिटल ये बना। बात समझ में आया? एक s और एक p, आप देख रहे हो यहाँ एक s है और एक p है। sp का ऑर्बिटल मिक्स हुआ, और sp का ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद कैसा बनता है? इस तरीके का बनता है। समझ में आया? ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको आपने लीनियर बताया। क्या बताया है? लीनियर। ये देखिए आप, जैसे अब एग्जाम्पल बताया है, sp हाइब्रिडाइज बेरिलियम है, ये तो बेरिलियम। अगर हमने 2 हाइड्रोजन लेके आए, हाइड्रोजन की तो s होती है 1s1 1s1, ये इलेक्ट्रॉन 1s1 का, जब इनको इसके साथ मिक्स करेगा तो कैसा बनेगा? इस तरीके का तो बनेगा। बात समझ में आई? इसी तरीके का बनेगा। इस और मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ये बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल क्या बनेगा? BeH2 का मॉलिक्यूल बनेगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ठीक है। और इसी तरीके से अब क्लोरीन है। अब क्लोरीन का ये क्या बना रखा है भाई? ये क्लोरीन का क्या बना रखा है? अब क्लोरीन के p ऑर्बिटल होते हैं। देखो क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। समझ में आ गया? यहाँ 3p5 है और इसमें क्या है? 3d भी है। तो आप एक काम करो, p और d को मिलाओगे, s को भी मिलाओ चाहे, तो s तो भरा हुआ है, 1 2 3 4 5, p और d को आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बनेगा आपका? सॉरी, ये तो p में 5 ही रखना, इसको तो मिक्स करना ही नहीं, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को मिक्स करना होता है। किसके इलेक्ट्रॉन को मिक्स करना होता है? ये sp बनाया हुआ है सेंट्रल एटम, यहां तो बस ये समझो p में 5 है, ये एक p, ये दूसरा और ये तीसरा, ये p में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। अब ये तो आपका पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड। यहां पर 7वां इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड नहीं है, इसके साथ जब ये पेयर हो गया तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई है? इसलिए क्लोरीन का है तो इसलिए p5 लिखा हुआ है यहाँ, तो ये आपस में मिक्स हो गए तो BeCl2 का स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? इसको अच्छे तरीके से समझो बेटे। देखिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे
हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp की हम बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है BeH2 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ बेरिलियम की बताइए, पहले बात तो बेरिलियम की बताइए। तो आप बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना आता है 4 को आप लिखते हैं 1s2 2s2, तो जो कि इसमें लिखा है, ठीक है। ये भी सेकंड सेल का है और ये भी सेकंड सेल का है। एक एक इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों सेल को ऐड किया तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें दिखाया गया। तो इस तरीके से एक s का और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ। ये आप s का देख रहे हो और ये p का देख रहे हो, और z वाला ऑर्बिटल ही ऐसा होता है जो s के साथ मिक्स होता है। ऐसे मिक्स होकर यहाँ पर एक ऑर्बिटल इन्होंने बना लिया है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, sp का ऑर्बिटल यहाँ पर बना लिया। लेकिन जब इस sp के ऑर्बिटल के अंदर, ये sp तो अकेला किसका है, ये बेरिलियम का बना है, अभी तक किसका बना है यहाँ पे, बेरिलियम का। तो यहाँ 2 ऑर्बिटल बने हैं, 2 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी 2 ही ऑर्बिटल बने हैं, जिसको कंबाइंड फॉर्म में एक तो ऐसे करके, ये है एक सिंगल ऑर्बिटल, आपको समझ आ रहा है, और दूसरा सिंगल ऑर्बिटल आपका ये है। जब इन दोनों को कंबाइंड किया जाता है तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। एक sp तो आपका यहाँ पर ये रहा इधर ये, और दूसरा sp का ऑर्बिटल आपका ये रहा इधर। इस तरीके से ये 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पे। अगर एक s है और एक p है तो 50% s करेक्टर इसमें और 50% p करेक्टर है इसमें, ठीक है। s एंड p का दोनों का इक्वल है, 50% s करेक्टर है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग किसकी बताई गई है, यहाँ पर BeH2 की बॉन्डिंग बताई गई। बेसिकली BeH2 में आपको पता है Be की तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp, ठीक है। अब हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन आया और ये 1s का इलेक्ट्रॉन आया, तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा इस तरीके से। तो ये BeH2 मॉलिक्यूल बन गया है आपका, sp हाइब्रिडाइजेशन जिसकी है। उसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन का, यानी ये तो बेरिलियम का आपका बन गया, और ये एक क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का। आप सोचोगे ये क्लोरीन का क्या दिया हुआ है, ये क्लोरीन के ऑर्बिटल भी बने। जैसे अगर बात करते हैं क्लोरीन की, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लोरीन की। तो आप एक बात बताओ, कितने p सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और p की शेप कैसी होती है, डबल डंबल होती है। तो मैं यहाँ पर p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन अगर बनाऊंगा तो 5 ऑर्बिटल क्लोरीन के आपके बनेंगे। देखो किस तरीके से बनेंगे आपके 5 ऑर्बिटल क्लोरीन के। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो 5 ऑर्बिटल क्लोरीन के कैसे बनेंगे, यानी 3p आपका 5 बताया गया है। p में तो 3 ही होते हैं, 1 2 और 3, यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए लूप कितने बनेंगे, एक, दूसरे का ये और तीसरे का ये। और p के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 1 2 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये p ऑर्बिटल बन गया है। तो इधर तो इसका नेगेटिव लूप होता है ना, आप p ऑर्बिटल 1 बनाओगे, सिंगल p ऑर्बिटल बनाओगे तो ये इस तरीके का बनता है, इधर प्लस तो इधर माइनस, ठीक है। डंबल टाइप शेप जो होती है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव बनता है। तो ये 5 p ऑर्बिटल क्लोरीन के हैं, एक क्लोरीन लिखा, ये एक ऑर्बिटल बना इसका, एक ये इसका दूसरा ऑर्बिटल बना 2, और ये इसका तीसरा ऑर्बिटल बना 3। लिखा क्या है, 3p के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 2 4 और 1 5, ये 5 हो गया। अब ये बेरिलियम का जो है आपका, ये Be है, Be का जो आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, और इधर भी एक क्लोरीन का आएगा, ये दूसरा क्लोरीन है आपका, जिसमें 1 2
3। अब बेरिलियम का 2, 2 4 और एक ये क्लोरीन का 5, एक क्लोरीन का 5 वाला ये, एक क्लोरीन का 5 वाला ये, और बेरिलियम का जो दूसरे वाला लूप है वो इसमें शेयर कर रहा है। यानी बेरिलियम के भी तो यहाँ पर कितने थे, एक था, एक यहाँ पर बेरिलियम का है और एक यहाँ पर किसका है, क्लोरीन का है। ये यहाँ क्लोरीन का है, यहाँ पर ये क्लोरीन का है, ये बेरिलियम का है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बना लिया, BeCl2 बन जाता है। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें BeCl2 किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है BeCl2 का बन गया है। तो आप ये जो क्लोरीन का ऑर्बिटल हमने समझाया, इससे कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। इसको क्या मान ले आप, इसको आप मान ले Px है, ये मान लिया आपका Py और ये आपका मान लिया Pz है। तो Px, ये Px, ये Py और ये Pz, इसने ओवरलैपिंग। बेरिलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन अपने प्रेजेंट थे ही, बेरिलियम वाले में देखो ये बीच में बेरिलियम है 2। बेरिलियम का जो लूप बना था वो आपका ऐसा और ऐसा बना था, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट थे। अभी समझाया था आपको, ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और इसने ओवरलैपिंग की क्लोरीन वालों के साथ। इस तरीके से यहाँ पर क्या बना लिया, BeCl2 बनाया। अब हाइब्रिडाइजेशन टाइप की करते sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे जिससे sp2 बनेगी। जैसे बोरोन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का होता है 5। तो आप कहोगे 1s2, 2s2, 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। तो अब आप एक बात देखें, सेकंड जो वाला सेल है, सेकंड वाला जो सेल है उसमें आप इसको मिक्स करो, एक s और एक p को मिलाओ। देखो टोटल ऑर्बिटल बने 1, 2, 3, 4, क्योंकि p के होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3 टाइप का होता है p और एक होता है s, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 बना दिए हमने। यहाँ 4 बनेंगे, ये नहीं बन पाएगा। यहाँ कितने बनेंगे बेटा, 4 ही बनने हैं, 4 ही बनाने आपको, ठीक है 4। और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 3, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वेकेंट रहता है, एक ऑर्बिटल इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, जिसमें एक तो आप 2 तो s के हैं और एक p का आपने इंटरमिक्स किया है, समझ में आ रहा है। 2 तो s वाले हैं, एक p वाला इंटरमिक्स किया है। तो यहाँ पर लेकिन आप एक बात बताओ, बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा आपका, एक p ये, एक p यहाँ पर ये लेकर आता है। यानी बोरोन जो है, बोरोन के अंदर 3 ऑर्बिटल है, जिसमें एक s ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल मिक्स करता है, एक p का ऑर्बिटल मिक्स करता है। तो इस तरीके से ये sp2 बनाता है 3, क्योंकि आपके ऑर्बिटल s के 2 नहीं हो सकते, यहाँ p के 2 ऑर्बिटल यूज होते। देखो ये तो s का ऑर्बिटल बना इतना, और ये p का ही तो है, s का, ये px, ये py और ये pz। तो हम कहेंगे एक s और 2 p। हम इसको देखकर नहीं कहते एक s और 2 p, हम इसको देखकर कहते हैं एक s और 2 p, इस तरीके से, ठीक है। जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक s का है और 2 p के ऑर्बिटल। तो ये क्या बन गया आपका, sp2 बन गया है। एक s ने और 2 p ने आपस में इंटरमिक्स किया, इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। इन तीनों के मिक्स होने से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी ट्रायगोनल प्लेनर जो है शेप होती है, 120 डिग्री का इसमें एंगल होता है, ठीक है। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि बोरोन जो है उसी से आपकी, बोरोन से ही आपकी ट्रायगोनल प्लेनर शेप जो है वो बन गई, ठीक है। इसको भी हम बनाकर देखते हैं, बोरोन को भी आप बनाकर देख लीजिए। बोरोन मैंने किस तरीके से समझाया, इसको भी हम देखेंगे। देखो मैंने बोरोन का ये बताया, ये बोरोन 1s2, 2s2, 2p1 होता है। सेकंड सेल के ऑर्बिटल को मिक्स करो, एक s है और ये p, इनको मिक्स करो
भले ही इसमें 2 और इसमें 1 हो, इनको मिक्स किया तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 बने। अब यहां पर आप इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो ये तो s वाला ऑर्बिटल है, ये p वाला, ये p वाला, इसलिए मैंने क्या बताया? sp2 ऑर्बिटल बनता है। यानी एक आपका p मिलाने से और आपका एक p जो है, p ऑर्बिटल जो आपका है, उसमें आपको s ऑर्बिटल मिक्स करना है। कौन सा ऑर्बिटल मिक्स करना है? s। और मैंने बताया था p में s ऑर्बिटल मिक्स करने से ऐसा बनेगा। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3। तो इस तरीके के आपके कितने बनने वाले हैं? 3 बनने वाले हैं। इस तरीके के जो अरेंजमेंट सेट होती है तो वो कैसी सेट होगी? अरेंजमेंट 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 ये 2 और 3, ये बोला जाता है sp2। समझ आ रही है मेरी बात? अब इसके साथ हम बॉन्डिंग करेंगे किसी की भी। इसी तरीके से आप समझे कार्बन का। जैसे कार्बन है, कार्बन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। इन दोनों को मिक्स करोगे तो 1 s का और 3 p के, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। यानी आपका s और ये है p, ये p, ये p, ये बना sp3। और sp3 की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी होती है? आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल होती है। 1 2 3 4, यही तो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। समझ आ रहे हैं? ये कार्बन का क्या है बेटा? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। समझ आ रही है मेरी बात? और इसमें अब मान लो आपने हाइड्रोजन को मिक्स करना है। हाइड्रोजन का क्या होता है? वननेस। तो हाइड्रोजन का वननेस आपका यहाँ आ गया, यहाँ हाइड्रोजन का वननेस, यहाँ हाइड्रोजन का और यहाँ हाइड्रोजन का। ये वननेस ऑफ किसका है? हाइड्रोजन का वननेस आ गया, हाइड्रोजन। इस तरीके से अपना क्या बन जाता है यहाँ? CH4। अब कोई पूछे CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है तो आप बताओगे sp3 होती है। ठीक है। कार्बन के बाद अगर आप नाइट्रोजन पढ़ते हो, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की क्या है? 1s2 2s2 2p3 है। 1 s का और 3 p वाले मिक्स होंगे, 3 और 2 5, तो आप भरोगे 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो ये अपना s का, ये p का, ये p का और ये p का क्या बनी इसकी? sp3। तो sp3 वही वाली बात आपकी, sp3 कैसी बनती है? sp3 तो आप कहोगे टेट्राहेड्रल बनती है जी। ये टेट्राहेड्रल शेप मैंने आपकी बना दी। ठीक है, ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गया। अब इसमें आपको पढ़ना है NH3 को। किसको पढ़ना है? NH3 को। अब यहाँ इसने किसको करवाया? हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के आने की 3 ही जगह है, 1 2 3, 3 जगह ही हाइड्रोजन जो है इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। 4th वाले पॉइंट पर हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, वननेस का नहीं बनाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन है क्या? ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? ये भी sp3 है, ये कार्बन का है, ये sp3 किसका है? नाइट्रोजन का। ये किसका है? नाइट्रोजन का। ऐसे ही अगर आप चेक करो तो ऑक्सीजन में चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p4 होती है। इंटरमिक्स करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब आप पढ़ रहे हो H2O, 2 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की। आप देखो 2 ही तो कर सकते हैं बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये बना, एक S है, एक P, दूसरा P, तीसरा P, कुल मिला के sp3। तो sp3 कैसे तैयार होता है? एक लूप ये बन गया sp3 का, दूसरा लूप ये बन गया, तीसरा लूप ये बन गया और 4th लूप ये बन गया। ये sp3 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को बनाओगे तो एक हाइड्रोजन तो ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया,
और नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका CH4 और CH4 बता दिया, ऑक्सीजन बताने लग रहा था। ऑक्सीजन का देखो, सॉरी इसको काटो भाई, CH4 बता गया मैं। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में क्या बनेगा, sp3, तो आप sp3 को बनाओ 1 2 3 4, इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। एक वननेस यहां पर आ गया और एक वननेस आपका यहां पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप H2O बना पाए, क्या बना पाए, H2O, और 2 लोन पेयर है जो इसके, तो 2 लोन पेयर आपके यहां पर ये सेट कर दिए, ये बना आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। ये CH4 को एक्सप्लेन कर दिया, ये बना आपका H2O का, ठीक। तो अब पढ़ते हैं अपनी उसी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को। तो देखा आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा, ठीक है। तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने BCl3 को देखा, ठीक है। ये तीनों क्लोरीन के एटम हैं, तीनों ने एक एक शेयर कर लिया यहाँ, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के कितने हुए, 6। अब नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब भाई आपको समझाया था, कार्बन है, कार्बन के 2s2 और 2p2, 2 और 2 4, टोटल 4 हो गए, एक s है जिसमें 3 p ऑर्बिटल है, आपस में अगर आप एक s और 3 p ऑर्बिटल, देखो ये तीनों p ऑर्बिटल है और एक s है, इसको मिलाओगे तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हो जाता है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हो जाता है, उसकी ऐसी शेप होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनके साथ हाइड्रोजन अगर आते हैं, हाइड्रोजन जनरली देखोगे तो एक इस तरीके से मिलेगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इसके साथ अब शेयरिंग करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखो है, तो यहाँ हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली है और क्या बना लिया है यहाँ पे, CH4 का मॉलिक्यूल बना। इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी खत्म हो, समझ आ रहा है। और आप नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, sp3d की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम, sp3d ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं sf6 का, sf6 का सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है। अब थर्ड सेल वाले को आप मिक्स करोगे, 1 2 3 4 2 6 है, 4 5, यानी 3d वैकेंट है, लेकिन उसको भी काउंट करना, क्यों, क्योंकि आप 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे, तो एक तो इसके अंदर p का है, s का है, ये p का है, ये p का है, ये p का है, लेकिन ये किसका, d का। 4 और 2 6, 3 और 2 5, क्या गलती की, सल्फर है 4 और 2 6, 4 10 तो 12 और 2 14, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के, कितने 16, 3p4, 4 और 2 6, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 और 4 16, तो आप इसको 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक s का, 3 p के, 2 d के, ठीक है। तो ये क्या बनाया आपका sp3d बनेगा। d2 कैसे बन रहा है, 4 और 2 6, अच्छा आपने एग्जाम्पल सल्फर का लिया है तो यहाँ sp3d2 बनेगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया जिसके अंदर sp3d2 बने, ओके। तो sp3d2 की शेप आपने अच्छे से पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अब यहाँ पे 6 खाली हैं, तो आप sf6 पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। इस तरीके से sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ी है आपने। ये सल्फर, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और आप इसकी अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ते हो
तो आपका इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। इसी को तो क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। लेकिन हम पढ़ रहे थे ऑक्टाहेड्रल से पहले वाली जो शेप है उसको, SF4 को पढ़ रहे हैं, SF4 को पढ़ते हैं। सल्फर वही सल्फर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, एक S का है, 3 P के, ये एक S का और 3 P के, और एक आपने किसका लिया हुआ है, D का। समझ आ रहा है? ठीक है, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने ऐसा क्यों किया कि इसको पेयर करवाया? इसको इसलिए पेयर करवाया क्योंकि मुझे 4 ही फ्लोरीन मिले हुए हैं जो कि इसके साथ में बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा डी नहीं लिया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे फ्लोरीन कितने बने हुए हैं, मिले हुए हैं 4। तो आप इसकी पढ़ोगे तो sp3d बनेगी। sp3d क्या होती है? ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, यही तो होती है। ठीक है ना, अब ट्रायगोनल बाईपिरामिडल आप बनाओगे, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहां पर एक क्या बन गया, लोन पेयर। ये कौन से वाला लोन पेयर है? यही लोन पेयर है जो यहां पर दिखाया गया। ठीक है, जिसको तुमने शीशा करके शेप पढ़ा था, ये शीशा टाइप की शेप है। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रहा है? जैसे PCl5 की पढ़ते हैं, PCl5 फास्फोरस की क्या बनी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये बना फास्फोरस का। तो यहाँ पर आपके 3 और 2 5 है, और पांचों के पांचों इसके साथ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाना है आपको, 1 2 3 4 5, जिसमें एक S का, 3 P के, एक D का। आपको पता है क्या बना, sp3d बन गया। ठीक है, sp3d बना है, यहां पर क्लोरीन आएगा, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, और यहां पर भी क्लोरीन। तो ये फास्फोरस हुआ, यहां क्लोरीन 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 और क्लोरीन, और शेप कैसी बनी, sp3d शेप बनी। और sp3d को आप क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल।